ओके स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट सेशन में हमने स्टार्ट किया था एसी एनालिसिस के लिए एग्जाम्पल्स, और इसमें हम एक एग्जाम्पल कर चुके हैं। क्वेश्चन का पैटर्न हम समझते हैं एग्जाम के भी पर्सपेक्टिव में, तो इसके लिए मैं एक छोटा सा आपके लिए एग्जाम का जो पार्ट है वो बना देता हूँ, जिसमें कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसा क्वेश्चन जो है वो हम आपको एग्जाम में देंगे। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं आएगा, बट दिस इज आपका एग्जाम जो है वो आपको नजर आएगा। ओके, सो you will be given a circuit and you will be given a question. So question will be given like this. ओके, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा और साथ साथ आपको एक इक्वेशंस का एक पोर्शन जो है वो भी दिया जाएगा। जी जैन हमारे साथ है। जैन, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? जी सर, आपकी आवाज आ रही है, मगर सर आपकी वॉइस के साथ ना नॉइस भी आ रही है। कोई बात नहीं, हम रिकॉर्डिंग जब अपलोड करेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं। हम क्वेश्चन पैटर्न आपको बता रहे हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव में, कि अगर हम आपको एग्जाम देते हैं तो कुछ इस तरीके से, मैं पहले इसको बना लूँ एक दफा, फिर आपके साथ जो है वो इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं कि जब आपको ये पेपर मिलेगा, एग्जाम का आपको पेपर मिलेगा, तो आप कैसे इसके ऊपर वर्किंग करेंगे। ठीक है, मैं कुछ जरा इसको पहले बना लूँ। तो इसमें जो है वो जो गैर जरूरी चीजें ये मुझे हटानी पड़ेगी। तो यू विल गेट द इक्वेशंस सेपरेटली, और ये क्वेश्चन के साथ तो नहीं होगी, लेकिन इक्वेशंस जो है वो सेपरेटली आपको मिल जाएंगी पेपर में, ताकि आप पेपर जो है वो आसानी के साथ कर सकेंगे। सर पेपर ऑनलाइन नहीं हो सकता सर? ऐसा तो प्रॉब्लम हो सकती है हमें। बेटा होना तो ऑनलाइन ही चाहिए, लेकिन ये अब उनकी पॉलिसी है कि किस तरीके से वो इसको प्राइमरी देते हैं। अगर हमसे तो उन्होंने इस चीज़ के बारे में नहीं पूछा है, और एनी हो ये तो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है, उसके तहत जो है वो बताएंगे कि क्या करना। टीचर का इसमें प्रीव्यू नहीं है, ये यूनिवर्सिटी लेवल पे है और तमाम स्टूडेंट्स के लिए, किसी एक स्टूडेंट के लिए ये नहीं है, या किसी एक दो स्टूडेंट्स के लिए जो है। ओके, तो इस तरीके से आपको इक्वेशंस का एक बैंक मिल जाएगा और आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आपने फिर इस इक्वेशंस को यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है। हम इसको सॉल्व करते हैं ताकि आप इसको जो है वो आपको पैटर्न का पता चल जाए कि ये कैसे आप इसको सॉल्व करें। मैंने क्वेश्चन को समझ लें, अब हम इसको एक सेपरेट उसमें ले गए हैं आपके लिए।
ताकि आप इस चीज को जो है वो समझ सकें कि जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा पेपर का वो क्या होगा। क्वेश्चन दिया हुआ होगा, उसके साथ इक्वेशंस दी हुई होगी, सर्किट दिया हुआ होगा, और अब आपने फाइंड करना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है आर ई फाइंड करना है। तो अगर आप आर ई फाइंड करने जाते हैं तो आर ई का फार्मूला आपको पहले मिलेगा, और आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आर ई का फार्मूला ये। लेकिन इस फार्मूले में ये जो आई ई मालूम करना है आपने, इस आई ई को मालूम करने के लिए अगर आप देखेंगे तो ये फार्मूला आपको मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम आई बी, यहाँ से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। लेट मी राइट इट वन हियर। उसके बाद आप ये आई ई वर्कआउट करेंगे, दिस विल बी द सेकंड स्टेप। उसके बाद आप आर ई मालूम करेंगे, दिस विल बी द थर्ड स्टेप। इस तरीके से जो पहला पार्ट होगा वो 1, 2 और 3 यानी 3 स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद कंप्लीट होगा। इसको अभी हम करते हैं। इसके बाद बी पार्ट देखिए, फाइंड जेड इनपुट। इसके लिए आपको जेड इनपुट का फार्मूला देखना होगा, और जेड इनपुट का फार्मूला यहाँ लिखा होगा। जेड आउटपुट का फार्मूला आपको देखना होगा, जेड आउटपुट का फार्मूला आपको दिया हुआ है। इसी तरीके से गेन, गेन का फार्मूला आपको यहाँ पे नीचे दिया गया होगा, इसमें माइनस लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इस तरीके से तमाम फार्मूलाज आपको दिए हुए हैं, अब हम इनको कैलकुलेट करते हैं। ऑब्वियसली कैलकुलेट करने के लिए हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो पहले स्टेप से हम स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट विद स्टेप नंबर 1। इसके लिए मैं इस थोड़ा सा जो कैनवस जो है इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि ये इस तरीके से हम इसको। ओके, मैं ये लोकेशंस हटा रहा हूँ, ये आउट ऑफ सिंक हो गई है। ओके, so we start with finding the IB first। तो जब हम IB को फाइंड कर रहे होंगे, अब इस फार्मूला में हमें वैल्यूज लगानी होगी। VCC वी नो दैट 12 वोल्ट्स, तो 12 वोल्ट लिखेंगे 12 माइनस VBE। VBE का हमें पता है कि VBE जो है वो हमारे पास 0.7 वोल्ट्स है, क्योंकि ये बेस टर्मिनल है और ये मीटर टर्मिनल है। लिहाजा इनके दरमियान कंडक्ट करने के लिए, फॉरवर्ड बाइस होने के लिए हमें जो है वो डायोड 0.7 वोल्ट चाहिए होता है। So minus 0.7 and divided by RB। RB हमें पता है ये वाली रेजिस्टेंस होती है। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ऑब्वियसली हमें इसके लिए कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। Okay, so we need calculator। Calculator is available। So in calculator 12 minus 0.7 and divided by 470। अब चूंकि नीचे k भी लिखा हुआ है, तो k को जब हम वर्कआउट करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वैल्यू को मजीद डिवाइड करेंगे 10 की पावर 3 के साथ। जब हम इस वैल्यू को जो है वो मजीद डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास जो आंसर आएगा तो वो कुछ इस तरह होगा कि ये डेसिमल पॉइंट जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट होगा। अगर हम इसको माइक्रो एम्पेयर में लिखना चाहते हैं 2.387 2.4 माइक्रो एम्पेयर लिख सकते हैं।
ओके, कैलकुलेशन दोबारा से कर लेते हैं एक दफा। सो 12 माइनस 0.7, सो ये दो दफा क्लिक हो गया है। 12 माइनस 0.7, 11.3 डिवाइडेड बाय 470। ओके, इसका मतलब भाई कैलकुलेशन में कहीं कोई मिस्टेक हुई थी। बहरहाल एनी हो, व्हेन वी कैलकुलेट इट, इट बिकम 24.04। ओके, इसका मतलब ये वाली वैल्यू हमारी सही नहीं है। कैलकुलेटर में कुछ ये माउस जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। मीडियम है। So the answer should be 24.04। इसी को हम आगे यूज करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास फार्मूला है, I इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 आई पी। बीटा 100 दिया हुआ है, तो जब हम आई ई की वैल्यू मालूम करेंगे, तो ये हमारे पास जो है बीटा 100 है, तो 100 प्लस 1 ये बन जाएगा 101 मल्टीप्लाइड में 24.04 माइक्रो एम्पेयर्स। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये डेसिमल पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 2404 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। सो 101 मल्टीप्लाइड में 24.04, तो 28.04। अगर हम डेसिमल पॉइंट को आगे शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये 2.428। ओके, तो 2.43 लिख सकते हैं। मैं एक डेसिमल पॉइंट तक आंसर लिखता हूँ, तो 2.4 मिली एम्पेयर। आई एम श्योर कि आप माइक्रो और मिली जो है इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते होंगे, क्योंकि ये तो हम एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ के आए हैं या इससे पहले की क्लासेस में पढ़ के आए हैं। सो इट विल बिकम 2.4 मिली एम्पेयर। जब हम इस चीज को कैलकुलेट कर लेंगे, देन वी आर एबल टू यूज द फार्मूला ऑफ आर ई। यहाँ से हमें आर ई की वैल्यू मिलेगी, which is equal to 26 millivolt divided by IE, which is 2.4 milliamperes। दोनों क्वांटिटी सेम यूनिट्स में है, तो अब हमें सिर्फ इसका आंसर ही कैलकुलेट करना है। सो आंसर कैलकुलेट करते हैं, 26 डिवाइडेड बाय 2.4, सो 10.8। सो 10.8 ओहम्स इसका आंसर आएगा। आर ई का आंसर आएगा। तो इस तरीके से एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट आर वेरी इजी। ए जेड इनपुट इज इक्वल टू आर बी पैरेलल विद बीटा आर ई। तो आर बी हमारे पास 470 के है, पैरेलल विद बीटा मल्टीप्लाइड विद आर ई। बीटा इज 100, आर ई हम मालूम करके आए हैं। तो 100 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 108 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा। कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं।
So 10.8 multiplied with 100. तो 1.08 के आंसर आएगा, 1.08। जनरल रूल ये है कि जब हम पैरेलल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं और एक रेजिस्टेंस जो है वो 10 टाइम्स, इससे 10 टाइम्स ज्यादा आ जाती है, तो हम डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 किलो ओम का 10 टाइम 10 किलो ओम बनता है, ये वैल्यू 10 किलो ओम से कहीं ज्यादा है, तो इसका आंसर रफली हम ये 1.08 के ही लिख सकते हैं, जो कि इससे स्मॉलर यूनिट है। तो रफली इसका आंसर जो है वो जो स्मॉलर रेजिस्टेंस है वही आएगा। अदरवाइज हम चाहे तो हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का हमें फार्मूला पता है कि हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो बड़ी आसानी से हम मालूम कर पाएंगे। इसके बाद आउटपुट इम्पीडेंस मालूम करते हैं, ये आरसी के बराबर है, और अगर आरसी की वैल्यू देखें तो 3 किलो ओम, हम यहाँ पे 3 किलो ओम लिख सकते हैं। इसी तरीके से ए बी गेन की वैल्यू देखी है तो माइनस आर सी डिवाइडेड बाई आर ई, इसको मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। सो ए बी इज इक्वल टू माइनस आर सी की वैल्यू 3 के है, 3 के डिवाइडेड बाई 1.08 के, कैलकुलेटर से कर लेते हैं इसे। सो 3 डिवाइडेड बाई 1.08, 1.08, 1.08, 2.77, 2.8 लिख देते हैं इसको, 2.8 के 2.8 माइनस का होगा ना सर? जी जी, माइनस साइन के साथ होगा। ओके, अब हम इसको आंसर को देखते हैं कि जो किताब में किस तरीके से उन्होंने किया है। इसके लिए हमें ये मिटाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि आर ई की वैल्यू 10.71 है, जबकि हमारे पास 10.8 के करीब वैल्यू आई है। इसी तरीके से ये 1.07 के कैलकुलेट हुआ है, जो हमारे पास 1.08 है। इसी तरीके से 3 के ओम जो है ये वैल्यू है। इसके बाद ये नीचे जो हम कैलकुलेट कर रहे थे उसमें हमने चूंकि उसमें जो है वो के लिख दिया था, जबकि आर ई की वैल्यू 10.8 ओम है। तो 3 के डिवाइडेड बाय 1.0 सॉरी 10.8, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 3 के को 3000 लिखेंगे। अब जो कैलकुलेट होगी वैल्यू, तो इसको अप्रोक्सीमेटली आप 10 एज्यूम कर सकते हैं। तो 10 से ये वैल्यू तो तकरीबन 300 के करीब ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ -280 लिखा हुआ है, जो कि 300 के करीब है। तो हम अप्रोक्सीमेशन भी यूज कर सकते हैं और साथ लिख सकते हैं कि ये आंसर अप्रोक्सीमेट आंसर, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, मैं इस वैल्यू को एक्सेप्ट कर लूंगा। अगर आपने यहाँ, अगर इसमें जो डिफरेंस है वो, अगर आपका आंसर 300 होगा और यहाँ माइनस, यानी -300 होगा और यहाँ -280 लिखा होगा, तो मैं आपका आंसर करीब 3 होने की वजह से एक्सेप्ट करूँ। लेकिन अगर आंसर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा तो फिर एक्सेप्ट जो है ना वो नहीं होगा। ओके बेटा, यहाँ आपका कोई सवाल है आपके जहन में आ रहा है? इस तरीके से हमने एक डिटेल में आपको एक क्वेश्चन करके दिखाया है, ताकि आप इन चीज़ों को मजीद बेहतर अंदाज में करने की कोशिश करें और एक दफ़ा प्रैक्टिस से ज़रूर गुजरें। अपने बाकी साथियों को भी ये ज़रूर बताएं, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन आसान है। आपने सिर्फ फार्मूलों को अप्लाई करना है और फार्मूले को अप्लाई करके आपने आंसर निकालना है। जब आपके पास आंसर मौजूद होगा तो आप बहुत आसानी से जो सर्किट के डायनामिक्स है वो समझ सकेंगे। और सर्किट के डायनामिक्स क्या है, अगर आप एक थोड़ा सा इसको गौर से समझ लें, ये एक सर्किट की जो इम्पीडेंस है इसके अंदर, इसी तरीके से इसकी आउटपुट इम्पीडेंस है,
और सर्किट की इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, और इसके साथ साथ इसके जो वोल्टेजेस और करंट है, यानी इनपुट और करंट इनपुट, और जो आउटपुट करंट है और आउटपुट वोल्टेज है, दे आर लिंक्ड विद द गेन पैरामीटर्स जो कि ए बी और ए आई है. So this constitute the concept of a electronic system, या जिसको आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी कह सकते हैं, ऐसा कोई उसमें वो नहीं है. तो दिस इज द सिस्टम जिसके अंदर प्राइमरली कुछ भी हो सकता है, बट वी कैन प्राइमरली जो है इसको इतने इतने पोर्शन के साथ और इतने पोर्शन के साथ जो है वो अज्यूम कर सकते हैं. यानी इसकी जो कैलकुलेशन है और एनालिसिस है वो बड़ी आसानी के साथ एक सिंपल सिस्टम के साथ कंपेयर करते हुए कर सकते हैं. इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि जब भी आप एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को एनालाइज करेंगे तो आप उसको बिल्कुल एक बुनियादी, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा. जब आपका एक सिस्टम इस तरीके से आप डेवलप हुआ है, इफ यू नो दिस पैरामीटर्स यू कैन इजीली डिजाइन ए सर्किट. इफ यू हैव ऑलरेडी डिजाइन ए सर्किट यू कैन इजीली प्राइमरली टेलर इट टू ए पर्टिकुलर एप्लीकेशन. एक एप्लीकेशन के लिए आप उसको टेलर कर सकते हैं. ये इसकी बुनियाद है, ये एनालिसिस उसकी बुनियाद है. जी बेटा, आपका कोई सवाल है जी? एक चीज ये थी कि जैसे अप्रोक्सीमेट डायोड यूज किया गया था जिसकी जो आई थिंक सिलिकॉन था 0.7 इसका ड्रॉपिंग पॉइंट था. सर अगर जर्मेनियम हो जाए तो 0.3 यूज करेंगे ना फिर हम? जी जी बिल्कुल, डायोड में. लेकिन जब हम आपको ट्रांजिस्टर का सवाल देंगे ना तो बेटा जो एग्जांपल्स दी हुई है ना इन्हीं में वैल्यूज चेंज करेंगे. आप समझ रहे मेरी बात? सर सारे क्वेश्चंस को लेके 0.7 से ही हाँ बिल्कुल, जहाँ करना होगा. क्या हुआ वहाँ 0.7 से ही करेंगे. लेकिन अगर कहीं दिया हुआ हो ये जर्मेनियम की वो है क्या कहते हैं, फिर उस सूरत में वो जो क्या नाम है जर्मेनियम के जो फॉरवर्ड वोल्टेजेस है वो अप्लाई होंगे. लेकिन आमतौर पे ऐसा नहीं है. ट्रांजिस्टर के साथ एनालिसिस में ऐसा हम कुछ नहीं देते. डायोड में एलईडी देते हैं, ये याद रखिएगा. डायोड में एलईडी देंगे, एलईडी के भी वोल्टेज देंगे आप, ये कितनी वोल्टेज पे ये फॉरवर्ड बायस है. या अगर जीनर देंगे तो जीनर का अपना वोल्टेज होता है जो नेगेटिव उसके रेजिस्टेंस रीजन में होता है, वो नेगेटिव में देंगे. लेकिन ट्रांजिस्टर में ऐसा नहीं देख करेंगे. ट्रांजिस्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, वोल्टेज डिवाइडर, और जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की आगे जो फिक्स बायस है और एमिटर बायस है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ना ये आप, और ये जो एनालिसिस में हमने जो मॉडल सीखे हैं, मॉडल में भी जो है वो आर ई मॉडल और हाइब्रिड मॉडल. लेकिन हम जो पाई मॉडल है ना उसको सिर्फ हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं डिस्कस कर रहे. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आर ई मॉडल और एच हाइब्रिड मॉडल. ठीक है, ये जो आर ई पैरामीटर मालूम करते हैं ये वाला इसके ऊपर जो मॉडल बनता है, और इसी तरीके से जो हाइब्रिड मॉडल बनता है उसके जो पैरामीटर्स है. तो हाइब्रिड मॉडल भी अगर आपको देंगे तो हम उसके पूरे आपको इक्वेशन सारी देंगे ताकि आप जो है वो क्वेश्चन को आसानी से कर सकें. और कोई सवाल है? सर हर क्वेश्चन के साथ इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है सर? जी और बिल्कुल. सर अगर हम के अंदर सर्किट को रिसॉल्व कर रहे होते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे होते हैं, सर उसके अंदर क्या करना होगा? सर डिजाइनिंग का सवाल तो अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो डीसी एनालिसिस में. डीसी एनालिसिस में उसका जो आपका जो सवाल है पहले उसको रिपीट कर लेते हैं. आपका सवाल ये है कि अगर सर्किट बनाना हो यानी डिजाइनिंग का सवाल हो तो उस सूरत में क्या करेंगे. डिजाइनिंग का सवाल जो है वो भी इन्हीं फार्मूला से होगा, लेकिन वो डीसी एनालिसिस में, एसी में नहीं. ठीक है, एसी में हम डिजाइनिंग का सवाल नहीं देंगे, वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा. आप लोगों का जो कैलिबर है या जो आप लोगों को मैं समझ पाया हूँ कि जो है वो आप लोगों के लिए जो है वो एग्जांपल्स को फोकस करेंगे हम, और ये जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं इनको हम आपको देंगे, लेकिन उसमें वैल्यूज जो है वो हम थोड़ी सी चेंज कर देंगे. ठीक है, समझ में आया है? ओके बेटा.
बेटा अब हम नेक्स्ट जो सेशन होगा ना उसमें वोल्टेज डिवाइडर बाइस को करेंगे और उसके एक एग्जांपल करेंगे, ठीक है, इसी तरीके से डिटेल के साथ। तो 10 मिनट के बाद नेक्स्ट सेशन करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।